जोहार, नमस्कार। पानी, इस पानी के मौसम में देश के कई हिस्से पानी की अधिकता से जूझ रहे हैं, बाढ़ से जूझ रहे हैं और पानी देश के बहुत सारे हिस्से, बहुत सारे राज्य बेपानी हो गए हैं। बादल आते हैं, ललचाते हैं और चले जाते हैं। रांची, जो झारखंड की राजधानी है, यहाँ आमतौर पर 1400 से 1500 mm पानी होता है और अब तक जुलाई का जो कोटा है 330 का, उसमें से मुश्किल से 65 mm पानी हुआ है। पानी जिसके बगैर किसी की जिंदगानी नहीं है, न आदमी की, न जीव की, न वनस्पति की। पानी जिसके बगैर कल्पना ही नहीं की जा सकती है किसी जीव के, किसी वनस्पति के धरती पर होने की। तब पानी के साथ जो हमारा समाज का, राज्य का जो व्यवहार है, वह व्यवहार अगर नहीं बदलेगा तो आने वाले दिनों में पानी के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ रोना पड़ेगा, सिर्फ बेमारी नहीं होना पड़ेगा, पानी के अभाव में तड़प तड़प कर दम तोड़ देना होगा। बीच बहस पे आज हम पानी पर बात करेंगे। पहले भी कई बार बात कर चुके हैं और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, इसमें 2 एक्सपर्ट्स तो आपके साथ पहले भी रूबरू हो चुके हैं। पानी जिसको किसी फैक्ट्री ने आज तक नहीं बनाया, पानी विज्ञान अभी भी पानी कैसे बने इसके फॉर्मूला तो निकाल दिया है, लेकिन पानी का एक ड्रॉप नहीं बना पाया। उस पानी के बगैर, जो कि हमारे शरीर में 80% सिर्फ जल ही है, अगर पानी नहीं होगा तो क्या होगा। और हम आपको भयभीत नहीं कर रहे हैं, ये पैनल हमारे पास आए हैं आपको भयभीत करने के लिए, हम आए हैं आपको सावधान करने के लिए। इन्हीं से सुनिए जो पानी के डॉक्टर हैं और जिन्होंने उन नदियों को जीवित किया है जो नदियाँ 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले मार दी गई थीं। कैसे नदियों को जिंदा किया और कैसे वहाँ नया जीवन आ गया। हमारे साथ है डॉक्टर संजय सिंह, परमार्थ संस्था है बुंदेलखंड में, उसके निदेशक हैं। स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, परिचय के मोहताज नहीं हैं, और डॉक्टर राजेंद्र सिंह जल पुरुष हैं, मिक्सा से अवार्डेड हैं और देश दुनिया से ढेर सारा अवार्ड लेकर के आए हैं। अवार्ड के बोझ तले इतने दबे हैं कि व्यवहार में भी अब गुस्सा नहीं होता है। अब सिर्फ और सिर्फ पानी की बात होती है कि इस देश की, इस धरती को बेपानी होने से बचाया जाए। हमारे साथ डॉक्टर इंदिरा खुराना, जो पहले भी रूबरू हो चुकी हैं। पानी पर मुझे लगता है कि 30-40 साल से ज़्यादा समय से काम कर रही हैं। ये सब पानी पर काम कर रहे हैं और पानी पर सिर्फ नहीं काम कर रहे, कहने का काम नहीं कर रहे हैं, नदियों को जिंदा कर रहे हैं। और उस जिंदा होने से पलायन रुक गया। उस जिंदा होने से लोग शहरों से लौटकर गांव आ गए और सम्मान के साथ जी रहे हैं। कैसे? किसी ने 17, किसी ने 7, किसी ने 27, किसी ने 327 नदियों को जीवित किया है। इन्हीं सुनते हैं। डॉक्टर संजय जी, आप ही बताइए कि कैसे आपके मन में आया कि पानी पर लगना चाहिए आपको। बहुत सारे ऑफर थे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, जो पूरी दुनिया में, समाज में जो व्यवस्था बन गई है, उस व्यवस्था में लोगों को लगता है कि बड़े पोस्ट पर जाना चाहिए, बड़े पोस्ट पर जा करके बड़ा काम करना चाहिए, लेकिन आप पानी के काम से कैसे जुड़ गए? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं आपको बताऊं कि मेरा जन्म एक ऐसे जल संकटग्रस्त इलाके में हुआ। मेरा जन्म जिस गांव में हुआ वो बुंदेलखंड का गांव है, हमीरपुर ज़िले का एक गांव। मैं जब बचपन में मैंने जब होश संभाला तभी मैंने देखा कि उस गांव में रहने वाले और उस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा कोई सवाल होता था तो पानी का। कुएं से पानी भरा जाता था और कुएं से जो पानी भरने के लिए रस्सी लगती थी, हम लोग उस रस्सी का वजन ही 6 से 7 किलो होता था और एक बाल्टी पानी जो 100 फीट गहरे कुएं से निकालनी पड़ती थी और फिर निकाल के फिर बाहर लाते थे, फिर उसको घर तक लाते थे। और वो जो हर सुबह शाम पानी भरने का जो दृश्य होता था, वो इतना मन को दुखी कर देता था और एक थकान पैदा कर देता था। मैंने भी अपने हाथों से बहुत पानी खींचा, निकाला। उसी समय जब मैं बाल अवस्था में था तभी मेरे मन में आया कि जीवन में अगर कभी मौका मिला तो पानी के लिए काम करेंगे, क्योंकि जल संकट बहुत नज़दीक से देखा था और उसी विचार के साथ हमें पानी के काम का
मौका मिला और पानी के काम को अब लोगों के जीवन में, क्योंकि हमने अपने काम का केंद्र भी बुंदेलखंड बनाया जहाँ मैं पैदा हुआ था, हमने जो समस्या देखी और जिससे मैं गुजरा हूँ उससे लोगों की ज़िंदगी ना गुजरे, नई पीढ़ी कम से कम उन समस्याओं से ना जूझे, इसी सोच और विचार के साथ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के दोनों बुंदेलखंड के इलाके में एक संगठन के तौर पे, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे उस इलाके में हम काम कर रहे हैं। आज वहाँ के तकरीबन 700 से अधिक गांव में हमारा काम है और 14 ज़िले आते हैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के, जिसमें से हम 10 ज़िले में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और इस तरह से उस इलाके को हम पानीदार बनाने की दिशा में लगे हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, अब आपसे तो नहीं पूछेंगे कि आप कैसे आए, कई बार आप इसको बता चुके हैं। पूरी दुनिया में जो संकट गहरा रहा है और भारत में यह संकट नहीं था, इतनी सारी नदियाँ थीं, इतनी सारी व्यवस्था तालाब थे जिसकी वजह से पानी रिचार्ज हो जाता था, कैसे ये संकट आया और इस संकट से बचने का क्या उपाय है? देखो, भारत देश, मेरा देश पानीदार देश था। लोगों की आंखों में पानी था और लोगों की आंखों का पानी धरती के पानी को भी उसी तरह से अपने जीवन का आधार मान के सहेजता था और उसका अनुशासित होकर उपयोग करता था। लंबे समय से दुनिया की सबसे कम बारिश की जगह जैसलमेर, जहाँ सबसे कम बारिश होती है, उस रास्ते से 1500 ऊँट और 200 व्यापारी रोज़ाना काबुल, कंधार, काजिस्तान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार तक व्यापार करते हुए जाते थे। कोई कल्पना कर सकता है कि जहाँ पर केवल 200 mm रेनफॉल, झारखंड से 8 गुना कम, वहाँ पर इतने बड़े रोज़ाना जाने वाले ऊँटों के काफिले और व्यापारियों के दलों को पीने का पानी कैसे होता था? ये जो भारतीय ज्ञानतंत्र है, जिसको अंग्रेजी में इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम कहते हैं, इस नॉलेज सिस्टम में प्रकृति के साथ जीना और प्रकृति के साथ रहना और प्रकृति की हर चीज़ को सम्मान करके समाधान ढूंढने की सर्वोत्तम कला थी। तो ये जो भारत की समाधान ढूंढने की कला थी, उसको हम विद्या कहते हैं। उस विद्या के कारण भारत ने ऐसे संकटग्रस्त इलाके को भी पानीदार बना के रखा। लेकिन जब से हम अपनी विद्या को भूलकर और दूसरों की शिक्षा के अधीन हो गए, और ये जो शिक्षा थी ये हमें गुलाम बना के रखने की शिक्षा थी। ये शिक्षा हुई इसलिए शुरू थी कि हम इनको गुलाम बना के कैसे रख सकते हैं। तो गुलाम बनाने वाली शिक्षा ने हमें अपने हाथों से काम करने की कला, हमें अपने हाथों से काम करने की विद्या हमसे छीन ली और हम निस्तेज विद्या के खो के अब अंधेरे में हो गए। विद्या चली गई, हम निस्तेज हो गए। तो आज यदि हम बेपानी हुए हैं तो अभी तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे अफ्रीका, सेंट्रल वेस्टर्न एशियन कंट्रीज, मैंने जैसे कहा कि मैं 127 देशों को देख चुका हूँ और 127 देशों में कई कई बार जा चुका हूँ। मैंने देखा कि जैसे वो लोग बेपानी होकर उजड़ के यूरोप, अमेरिका के शहरों में जाते हैं और अमेरिकन और यूरोपियन उनको क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन शरणार्थी, और उन शरणार्थियों के लिए आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोई व्यवस्था नहीं की। अब मुझे खतरा ये लग रहा है कि हम भी उसी रास्ते पर हैं। अभी तक हमारा जो ये विस्थापन था, गाँव से केवल शहरों की तरफ आके हमने शहरों को बढ़ाया था। अब शहरों में भी ये संकट आ गया है, शहर भी बेपानी हो रहे हैं। तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें लग रहा है कि हम भी जलवायु परिवर्तन शरणार्थी होके कहीं दुनिया के दूसरे देशों में पानी के लिए भटकेंगे तो नहीं। ये जो हालात है, ये हालात मैं डराने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं ये हालात इसलिए बोल रहा हूँ कि जो अपने आप को दुनिया का गुरु मानने वाला देश है, वो अब बेपानी क्यों हो रहा है? अब उसके तालाब क्यों सूख रहे हैं या उसकी नदियों से शहर क्यों डूब रहे हैं? इस वक्त
आज़ादी के बाद हमारा जो बाढ़ क्षेत्र है वो भी बढ़ गया है। जब हम आज़ाद हुए तब हमारी धरती पर केवल 1% ज़मीन पर बाढ़ आती थी और 4% ज़मीन हमारी सुखाड़ में रहती थी। आज हम 62% ज़मीन पर सुखाड़ है और करीब करीब 30% ज़मीन पर बाढ़ है। तो बाढ़ भी मल्टीप्लाई हो रही है, सुखाड़ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम कहीं बाढ़ और सुखाड़ इन दोनों प्रलय से, इन दोनों आपदा से हमारी हालत भी तो ऐसी नहीं हो जाएगी जैसे केपटाउन की हुई, जैसे अफ्रीका में सोमालिया, इथोपिया, केनिया, ये देश उजड़ के जा रहे हैं। इसलिए मैं बस आज इतना बताना चाहता हूँ कि यदि हम ये झूठी बातें करते रहेंगे कि हम दुनिया के गुरु बनने वाले हैं तो ये झूठी हो जाएगी। यदि इस बात को सच्ची करना है तो हम सच्ची कर सकते हैं। यदि हमें दुनिया का गुरु बनना है तो हम अपनी विद्या से इस देश को तो पानीदार बनाएं। सरकार कहती है कि 62% ज़मीन हमारी भूजल के भंडार से खाली हो गए हैं, तो कम से कम हम अपने भूजल के भंडारों को भरें और हम अपने आप को पानीदार बनाएं, तो हम दुनिया के गुरु बन सकते हैं। इसलिए हम दुनिया के गुरु बनेंगे विद्या में। हम दुनिया के गुरु शिक्षा में नहीं बन सकते। विद्या जो है वो हमें हाथों से करना सिखाती है और शिक्षा हमारे केवल मस्तिष्क को बढ़ाती है। इसलिए शिक्षा में हम केवल लाभ कमाना सीखते हैं और विद्या में शुभ के लिए अच्छे काम करना सीखते हैं। मैं ये बात तब कह रहा हूँ जबकि मैंने अपने 50 साल के सामाजिक काम में, पानी के काम में 17 नदियों को जिंदा किया और 23 नदियाँ अब चंबल के एरिया में जिंदा करने के काम में लगा हूँ। तो मेरे मन में ये मलाल भी है, मेरे मन में ये दुख भी है कि मेरा इतना बड़ा देश, इतना ज्ञानवान देश बेपानी क्यों हो रहा है। हमें तो पानीदार होना है, हमें तो दुनिया का गुरु होना है। तो फिर हम अपनी विद्या से, प्राकृतिक विद्या से सामुदायिक विकेंद्रित जल संरक्षण शुरू करें तो हम दोबारा से पानीदार बन सकते हैं। आपका जो सवाल था उस सवाल के जवाब में मैं बस दुनिया के हालत आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया के हालत बहुत बिगड़ रहे हैं। अभी भी भारत के हालत उनके मुकाबले थोड़े से ठीक लग रहे हैं क्योंकि अभी हम क्लाइमेटिक रिफ्यूजी नहीं बने हैं। अभी हमें दुनिया में कोई क्लाइमेटिक रिफ्यूजी नहीं कहता, पर अगले 2-3 सालों में हमें भी क्लाइमेटिक रिफ्यूजी कहने लगेंगे। माफ़ करना, मैं बनना नहीं चाहता, मेरी कोई इच्छा नहीं है कि हमारे देश के लोग कोई क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बने। हम तो दुनिया के गुरु बनने चाहिए, पर हालात हमारे ऐसे हैं, हम बाढ़ से और हम सुखाड़ इससे से रिवर्स जल रहे कैसे आएंगे बात करते हैं हम आपसे। डॉक्टर इंदिरा खुराना से थोड़ी बात कर लेते हैं। आप कैसे जुड़ी? वाटर एड में थी, आपको जो पढ़ाई लिखाई है शहरों में, महानगरों में बहुत पढ़ाई लिखाई की, बहुत अच्छे जॉब, बहुत अच्छे पैकेज हो सकते थे, हैं भी, तब भी आप आई पानी के काम से जुड़ने के लिए। और भी राजेंद्र सिंह जैसे क्या कहेंगे वो गांधीवादी और गुरु के साथ काम करने के लिए। मेरा सौभाग्य। मेरी भी शुरुआत मधुकर जी पानी में बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं 35 साल की थी जब मैंने पानी पे काम शुरू किया। मैं एक्चुअली साइंटिस्ट हूँ, मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ और ये अर्ली 80s की बात है। उस टाइम जब बायोटेक्नोलॉजी इंडिया में आया तो वही प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहा था जो USA वगैरह यूरोपियन कंट्रीज़ में वहाँ के प्रॉब्लम्स थे। और मुझे लगा कि हमारे देश में अलग से प्रॉब्लम्स हैं और मुझे मतलब मज़ा नहीं आया। मैंने PhD करी, पोस्ट डॉक भी किया। फिर बाय चांस मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र दिल्ली में हुई और मैं एक संस्था के साथ जुड़ी। वहाँ पे मैंने लिखना शुरू किया और मैंने पानी और कृषि के ऊपर लिखना शुरू किया। और फिर वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे बोला कि तुम आगे क्या करना चाहती हो, विदेश के मतलब ग्लोबल एनवायरनमेंट को या इंडिया को, अर्बन रूरल किसको देखना चाहती हो। तो मैंने कहा मैंने ग्रामीण क्षेत्र पे काम करना है और पानी पे करना है। हालांकि मैं एक दिन, जैसे आपने बोला, एक भी दिन में गांव में एक्चुअली में ना कोई खेती ना कुछ, मैं यही सवाल पूछने जा रहा था। तो बस ऐसे कुछ लगाव हो गया। और उस टाइम जब जो मैंने सीखा वो इन सब लोगों का काम देख के सीखा। और तो मेरे गुरु तो तरुण भारत संघ 1985 से हैं। तो कई ऐसी संस्थाएं थी जिसके बारे में लिखा, वहाँ जाके देखा, तो वहाँ से थोड़ी समझ बढ़ी और थोड़ा फिर मन भी बढ़ा। अब तक ऐसे भटक रही थी ऐसा लग रहा था, पर जब इनसे मिली, जब पानी का काम देखा तो ऐसे प्रॉपर फिट जो होता है ना अपनी ज़िंदगी में क्या करना है वो करने को मिला। अब ये मान लीजिए कि आपको समझ आ गई है। हाँ, ये मान लेना चाहिए हाँ कि जी, अब साथ रहने से समझ आ गई। हाँ नहीं, बहुत अभी ऑलवेज लर्निंग है। इनका काम आप जाके देखेंगे, हर बार ही आपको कुछ ना कुछ नया
सीखने को मिलेगा। और जब आप वहाँ के समुदाय से मिलते हैं और जब वो बोलते हैं, अपने आप बोलते हैं कि कैसे उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया और कैसे कैसे वो पहले थे और अभी कैसे उनकी आमदनी बढ़ी, उनकी हरियाली बढ़ी, महिलाओं पे इतना फ़र्क आया, तो आपको लगता है कि हाँ, दिस थिंग इज़ पॉसिबल। और जितना पावर समुदाय में है और जितना पावर एक छोटे से बारिश की बूंद में है, वो इन जैसे काम के देख के, परमात्मा का काम वैसे देख के आपको दिखता है कि एक बूंद के पानी में कितनी पावर है और वो सुखाड़ से भी बचा सकती है, और अगर आप उसको ठीक से कंजर्व करो हाँ, तो डॉक्टर आपको साहब, बाढ़ जैसे से ये भी बताइए कि नदियों सुखा को सकती हैं। जिंदा कैसे किया आपने? क्या है कि नदियों को जिंदा करना बहुत मुश्किल काम है और आमतौर पर मान्यता ये है कि बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, बड़े बड़े बजट चाहिए, तब जा कर के होगा। आपने कैसे जिंदा किया? दूसरी ये कि हम लोग यह मानते हैं कि सब कुछ सरकार को करना है, नहीं, हर चीज़ के लिए हम सरकार, नदी सूख गई उसके लिए सरकार की जिम्मेवार है, नदी जिंदा नहीं हो रही है, गाद भर गया उसके लिए सरकारें जिम्मेवार हैं, लेकिन हमारी भी कोई ड्यूटी बनती है। तो आपने कैसे नदियों को जिंदा किया? देखिए, हर काम के पीछे कोई ना कोई थॉट ऑफ स्कूल होता है, जी, और थॉट ऑफ स्कूल इस देश में जो इस नदियों के विमर्श को पैदा करना और नदियाँ भी जिंदा हो सकती हैं, जी, ये इस चर्चा में हमारे साथ बैठे हम सबके आदरणीय राजेंद्र सिंह जी को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये इस देश को ये बता दिया कि नदियाँ भी पुनः बह सकती हैं, अपने मूल स्वरूप में वापस आ सकती हैं अगर समाज चाहे। समाज एक अचानक से, जैसे झारखंड के कुछ इलाके, पलामू और डाल्टनगंज का इलाका जो है वो बहुत जल संकटग्रस्त इलाके के तौर पे जाना जाता है, लेकिन हमारा जो टेरेन है बुंदेलखंड का, वो टेरेन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा जल संकटग्रस्त है, क्योंकि वो एक तरह से विंद माउंटेन रेंज है और उसके साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स जो है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप हैं, अलग अलग तरह के। तो वहाँ पे जो नदियाँ हैं, दो तरह की नदियाँ हैं। एक ऐसी हैं कि जो सदावाहिनी नदियाँ हैं, कुछ ऐसी हैं जो बरसाती नदियाँ हैं, लेकिन वो बड़ी नदियों को जीवन दान देती। 2002 के बाद से उस इलाके में भयानक सूखा का असर हुआ। वो एक ऐसा दौर था कि जब झारखंड में भी पलामू के इलाके में ड्राउट आया, लेकिन वो ऐसा बुंदेलखंड को कि उसने धीरे धीरे कई साल तक प्रभावित किया। 1 साल 2 साल नहीं, लगभग दसियों साल तक बारिश, और तब से लेके अब तक वहाँ पे जिसको कहते हैं कि अनियमित वर्षा है। और अनियमित वर्षा होने के कारण जो छोटी नदियाँ हैं वो जो वर्ष भर बहती थीं, वो धीरे धीरे वर्षाकालीन नदियाँ हो गई। हमारे यहाँ एक और बड़ी बात है जो मैं यहाँ पे सब आपके माध्यम से दूरदर्शन के श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि वो एक इलाका है जहाँ पे पानी का वास्तुशास्त्र बहुत अच्छा है। बहुत बड़े बड़े तालाब बनाए गए, खजुराहो, कलिंजर, महोबा, ये वहाँ के जो चंदेल कालीन राजा होते थे वो बेसिकली एक पानी के वास्तुकार के तौर पे ही माने जाते, जिन्होंने लेक्स की तरह तालाबों को बनाया, और उनका जो पानी के तालाबों के बनाने का वास्तुकला थी वो बहुत अद्भुत है। अभी मैंने जो वहाँ देखा आपके यहाँ खजुराहो में जो तालाब है, कि गर्मी में गया हुआ था, तो तालाब पूरा लबालब पानी से भरा हुआ था। तो ये तालाब जो दिख रहे हैं वो चंदेल कालीन तालाब हैं। अब तो आप देख रहे होंगे इनके बारे में, तो इनसे नदियाँ भी निकली थी, जो मैं आपके मूल सवाल पे आते हैं। और वो तालाब मरे तो नदियाँ सूख गईं, और जब नदियाँ सूख गईं तो वो तालाब क्या है, उन्होंने जो बनाए थे वो पूरे के पूरे एक वाटर सेट पे एक तालाब है। अच्छा। और पूरा एक वाटर सेट का जो परिकल्पना है उसी तरह से उन्होंने, और जैसे तालाब की कल्पना आती तो चारों तरफ से आती है, लेकिन उनके तालाबों का जो है वो सिर्फ एक तरफ बंद होगा, 3 तरफ तालाब खुला होगा। और वो एक अपने आप में, वो उनके वास्तुशास्त्र के साथ उन्होंने उसको बनाया 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक। ये सब चीज़ें जब तालाब मर रहे थे तो हमें लगा कि बुंदेलखंड में, क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल पूरे देश में बहुत तेज़ी से जा रहा है, यहाँ भी जा रहा, तो हमने प्रयास किया नदियों को। एक सबसे पहले एक कनेरा नाम की नदी जिसको हमने लिया, और थोड़े से समाज के सहयोग से नदी घाटी संगठन बना, जो हमने तरुण भारत संघ में जाके सीखा था, जाना था, समझा था, और जो मेरा थॉट ऑफ स्कूल था वो वहाँ से था। उसी प्रयोग को मैंने जब इस इलाके में लाया, लेकिन सफलता ज़्यादा मिली क्योंकि पानी का संकट ज़्यादा है। लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल पानी का है। लोग खड़े हुए, और लोग खड़े होने के साथ साथ अब
एक नदी में छोटी सफलता मिली, दूसरी में, अभी हम 6 नदियों की तरफ बढ़ गए हैं। 6 नदियों से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है उसमें से 2 नदियां ऐसी हैं कि जिनमें वर्ष पर्यंत जून के महीने में भी पानी बहता हुआ नज़र आएगा, मतलब अविरल कल बहता हुआ नज़र आएगा। ये एक हमारे लिए बहुत महत्व की बात है। और बाकी के दिनों में नदियों में पानी भरा रहने लगा है, और नदियों के भरे रहने से नदी के किनारे का जो समाज है वो अपने को ज़्यादा ऊर्जावान के साथ साथ संपन्न मानता है, खेती में भी तरक्की कर रहा है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, झारखंड पर फोकस करके हम चीज़ों को देखें। झारखंड झरनों का शहर हुआ करता, ये पूरा का पूरा इलाका हुआ करता था। झारखंड तालाबों का इलाका हुआ करता था। झारखंड जो है नदियों का जाल बिछा हुआ देश में। और झारखंड आप मैंने मुझे लगता है 4-5 दशक से आप घूम रहे हैं। आज झारखंड में आप क्या देख रहे हैं और झारखंड की नदियों को कैसे जिंदा किया जा सकता है और कैसे पानीदार बनाया जा सकता है? झारखंड भगवान का लाडला बेटा है। यहाँ अच्छी बारिश होती है, अच्छे जंगल हैं, अच्छी मिट्टी है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। लोग कम खर्च करके मेहनत से कमा के इस प्रकृति के साथ रहना जानते हैं। लेकिन पिछले कोई 20-25 सालों में जो आर्थिक ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन आया, उसमें यहाँ के जो जंगल हैं, यहाँ की जो संपदा है, उस पे बड़े बड़े आक्रमण हुए, बड़े हमले हुए। और उसके कारण यहाँ की जो पानी की नसें हैं धरती के अंदर की, बहुत सारी धरती के अंदर की नसें कट गई। उसके कारण जो पानी के फ्लो थे, झरने थे, वो सूख गए। और ये जो झारखंड है, जो मैंने कहा लाडला बेटा था, वो अब बेपानी होने लगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि झारखंड अभी भी देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले अपने आप को पानीदार राज्य बना सकता है, बशर्ते कि यहाँ का राज और समाज दोनों मिलकर जहाँ पानी बरसता है वहाँ उसको चलना सिखा दें। जब पानी चलने लगे तो उसको पकड़ के धरती माता के पेट में बैठा दें। धरती माता के पेट में बैठाने के लिए कुछ आर्टिफिशियल रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। जो फ्रैक्चर्स हैं, उन फ्रैक्चर्स को पकड़ के, जहाँ कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर्स हैं वहाँ अलग तरह के डैम वो जोहड़ बना दें, अलग अलग तरह की संरचना बना दें। और जहाँ अनकन्फाइंड हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर्स हैं वहाँ अलग तरह की बना दें। तो यहाँ के जो एक्यूफर्स हैं उनमें बहुत ही शार्प फ्रैक्चर्स हैं। तो वो जो यहाँ के शार्प फ्रैक्चर्स हैं वो यहाँ पानी के रिचार्ज में काफ़ी मदद कर सकते हैं। इसलिए दौड़ते पानी को चलना सिखाना और चलते पानी को धरती के पेट में बैठाना, फिर ना लगेगी नज़र सूरज की उसे, उस पानी को निकाल के झारखंड के लोग अपना जीवन चला लें। ये सिंपल विज्ञान है। मैं एक बड़ी खतरे की बात बता रहा हूँ। यदि ऐसा नहीं किया झारखंड ने, तो झारखंड की ज़मीन पर आने वाले बादल बिना बरसे रूठ कर चले जाएंगे। जब मैंने 50 साल पहले अपने इलाके में काम शुरू किया था, बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं हैं वो, रूठ कर चले जाते हैं कहाँ हम नहीं जानते। जिस दिन से बादलों ने रूठना शुरू किया, मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू भी रूठ कर दिल्ली चले गए। गांव उजड़ गए थे, सब जवान लोग छोड़ के चले गए थे। अभी वहाँ के लोग बहुत अच्छा गीत गाते हैं। अब क्या गीत गाते हैं? अब बादल आते हैं मेरे गांव में, रूठते नहीं हैं वो, बरसते हैं मेरे खेतों पर, पानी आ गया है मेरे कुएं में। जिस दिन पानी आया मेरे कुएं में, मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू लौट आए हैं घर। अब वो करते हैं खेती, मेरे कुएं में है पानी, मेरे खेत में है हरियाली। अब मुझे मालूम है कि बुढ़ापे में मेरे जीवन में रहेगी खुशहाली। तो धरती के गीत बदल जाते हैं। विज्ञान क्या है? कैसे आपने वहाँ पर लोगों को लौटाया और कैसे? ये जो विज्ञान है, ये पूरे का पूरा विज्ञान मैंने वहाँ के लोगों से सीखा। और लोगों से सीख कर जो उनकी प्रौद्योगिकी है और जो उनकी अभियांत्रिकी है, जिसको टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कहते हैं, वो वेरी कॉन्शियस विद नेचर एंड कंसर्न द नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। लोगों की ज़रूरत
के प्रति संचेतन है। तो यही तो अंतर आया ना ग्लोबलाइजेशन जो हुआ, ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ, कम से कम में हम अपना काम चलाते थे, हर चीज को उतना ही खर्च करते थे। ग्लोबलाइजेशन के बाद जो बाजार आया, तो बाजार तो हर चीज के लिए अफरात, हमारे पास कपड़े हैं अफरात, हमारे पास जेवर है अफरात, हमारे पास सब कुछ अफरात है, लेकिन कुछ लोगों के पास कुछ नहीं है। बाजार हमें हमेशा सिखाता ही यही है। तो ये हमारा वो पानी छीन करके आपने बोतल में बंद कर दिया, हमारा पानी छीन करके आपने फैक्ट्री में जो ले लिया, हमारा ही पानी है ना भाई, बिल्कुल हमारा पानी, धरती हमारी है। तो या तो वो सरकार की है, जो सरकार की परिभाषा है कि माइन मिनरल अगर है तो हमारी है, लेकिन जब हमारी धरती है तो सरकार भी नहीं ले जा रही है उस पानी को। आप खींच ले रहे हैं, खींच करके बेच दे रहे हैं बोतल में बंद करके। तो ये जो पानी का निजीकरण हुआ और व्यापारीकरण हुआ, ये जो पानी का बाजार हुआ, इस बाजार ने हमारी नदियों को अधिक गंदा कराया। क्योंकि यदि हमारी नदियां गंदी ना होती तो उनका बाजार पानी कौन खरीदता, उनकी बोतल कौन खरीदती। तो उन्होंने बहुत फोकस करके हमारी नदियों को पहले गंदा कराया इंडस्ट्रियलाइजेशन से, और फिर उनको एक बड़ा बाजार मिल गया पानी को बेचने के लिए। सब लोग खरीद के पीने लगे, और डॉक्टरों ने भी लोगों को डरा दिया कि आपका पानी पीने के लायक नहीं है। इसलिए ये जो बाजार है वो हमारे जीवन में अधिक चीज़ों को उपयोग करने वाले को बड़ा बनाती है। और यही स्टाइल है अमेरिका का। यदि हम लोग अमेरिका के स्टाइल में जिएंगे तो जितनी बड़ी धरती आज है, इससे 8 गुनी ज़्यादा बड़ी धरती हमें चाहिए इतने से लोगों को। तो ये समझना पड़ेगा कि अब हमें अधिकतम में नहीं जीना है, मिनिमम में जीना है। यदि भारत को पानीदार बनना है, दुनिया का गुरु बनना है, तो मिनिमम में जीना सीखना पड़ेगा। यदि हम मिनिमम में जीना नहीं सीखेंगे तो हम दुनिया के गुरु नहीं बन सकते। और भाई हम तो मिनिमम में जिए। हमने तो अब तुम्हें बताया कि 17 नदियों को जिंदा किया, 23 नदियों में चंबल की नदियों को दोबारा ठीक कर रहे हैं। 12.5 लाख लोग जो उजड़ के गांव छोड़ के चले गए थे, वापस आके अपने इन 50 सालों में अपनी खेती करने लगे। तो और 3,500 से ज़्यादा डाकुओं ने बंदूक छोड़ के अपने आप को खेती के काम में लगाया। तो ये काम कोई मेरे करने से नहीं हो सकता, ये कोई राजेंद्र सिंह करेगा तो होगा, नहीं होगा। ये काम तब होता है जब हमारे समाज के मन में ये एहसास हो जाता है कि वो खुद इतने अच्छे काम कर सकता है। तो जब समाज के मन में ये एहसास जगता है, तब समाज दोबारा से गुरु बनने का रास्ता ढूंढता है। लेकिन हम तो समाज को मानते हैं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको कुछ नहीं आता है, उससे हम क्या बात करेंगे। उसके पास डिग्री नहीं है, उसके पास बढ़िया शर्ट पैंट नहीं है, उसके पास बढ़िया गाड़ी नहीं है, उसके पास बढ़िया कुर्सी नहीं है, तो हम तो सारा कुछ इस पर तोलने लगे हैं ना। तो यही तो दिक्कत है ना मधुकर भाई। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आजकल पढ़ा लिखा आदमी समाज को, जो हमारे गांव के लोग हैं, जो आदिवासी हैं, उनको अनपढ़ मानता है, और उनको अनपढ़ मान के ये मान लेता है कि ये कुछ नहीं जानता। पर मेरा गुरु तो अनपढ़ था, आदिवासी था, मांगू मीणा। मांगू मीणा ने मेरी 2 दिन में 2 PhD कंप्लीट कराई विद्या में। ना कि पहले गांव में हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, लेकिन अनपढ़ होने के बाद तालाब बनाया। हाँ, अनपढ़ थे तब कुआं खोद लिया। हाँ, अनपढ़ थे तो कहाँ पर रोकना है नदी को यह भी सिखाया। अनपढ़ थे तो आज जो प्रकृति है उन्हीं की दी हुई है, लेकिन हम उसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। हम नहीं स्वीकारेंगे तो झारखंड के कॉन्सेप्ट में अगर देखें तो आज भी जो इंडिजिनियस नॉलेज है, जब हम लोग साहेबगंज गए हुए थे, साहेबगंज में जब हम लोगों ने देखा था फॉसिल्स, जो देखा था 12 लाख साल पहले का फॉसिल्स को बचा करके रखे हुए हैं। तो ये अगर नहीं बचता है, दूसरे की विकास और पानी, ये दोनों में दुश्मनी है क्या इंदिरा जी? विकास और पानी दोनों में दुश्मनी है क्या? डेवलपमेंट जो है और पानी, वाटर। देखिए यू पहले तो आपको विकास की डेफिनेशन ठीक करनी पड़ेगी। व्हाट यू मीन बाय विकास? मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं डेवलप्ड सिटी में रहती हूँ, मेट्रो में, पर क्या मुझे सब सहूलियत है? क्या मेरे हवा साफ़ है? क्या मेरा पानी साफ़ है? क्या मेरे जो खाने में, घर में खाना आता है, सब्जी दाल, क्या वो साफ़ है? तो वो जो विकास का डेफिनेशन है, सबसे पहले तो हमको वो उस पे नहीं, विकास का डेफिनेशन तो गवर्नमेंट जो बताई है वही विकास का डेफिनेशन है। नहीं, वो नहीं है। कि किसी टीवी चैनल के पत्रकार ने एम्स के साथ मिल करके अलग अलग इलाकों से सब्जियां इकट्ठी की और एम्स में ले जाकर उसको टेस्ट कराया। एम्स ने कहा कि सारी सब्जी जो है सिर्फ और सिर्फ बीज से भरी हुई है, फिर भी दिल्ली भागने की होड़ लगी हुई है। दिल्ली जो ठंड में किकुड़ जाती है, दिल्ली जो गर्मी में तब जाती है ऐसी कि सांस नहीं ले पाया आदमी, जहाँ हवा तक साफ नहीं है वहाँ दिल्ली भागने की होड़ है। तो इसीलिए तो कहा ना व्हाट वी मीन बाय विकास। झारखंड से भी हम लोग भाग के जा रहे हैं। ये जो कई तो मजबूरी भी है ना मधुकर जी, बहुत लोगों की तो मजबूरी भी होती है।
भागने की, अपने अपने जगह छोड़ने की। नहीं तो एक तो एस्पिरेशंस हुआ, नौकरी है, फिर आप लौट करके आ रहे हैं। हर कोई जानता है कि ऑक्सीजन के बगैर नहीं जी सकते हैं, हर कोई जानता है कि पानी के बगैर नहीं जी सकते हैं। और झारखंड जो कंप्लीट पानी से भरा हुआ है, शुद्ध ऑक्सीजन से भरा हुआ है, वहाँ की शहरों में रोज एयर क्वालिटी जो दिखाता है 150, 300, 200, 250, तो यहाँ भी तो वही स्थिति होती जा रही है। मेट्रो बनते जा रहे हैं, बात खुश है कि हम मेट्रो पर सारे सड़कें चमचमा रही हैं। मैं इसीलिए कह रही हूँ आपको सबसे पहले तो सोचना है कि ये जो विकास का डेफिनेशन है उसमें थोड़ा क्या सा वो महिला को सही, बिंदु बना करके क्या थोड़ी बात क्या करते वो हैं। सही है कि नहीं। और आपने एक दूसरा प्रश्न पूछा, क्या पानी और विकास दोनों का मतलब दुश्मनी है क्या? नहीं, आप अगर जाके वो चंबल के डाकू को देखेंगे तो पहले तो वो हिंसा की भरी जिंदगी थी उनकी। वो मार रहे थे और मर रहे थे, जंगल में रातों रात रह रहे थे, चुपके से अपने घर में आया, कभी एक बारी खाना खा लिया और फिर भाग गए। हमेशा पीछे मुड़ के देखना पड़ता था, पीछे पुलिस तो है कि नहीं। एक वो स्थिति और एक अभी स्थिति कि जब पानी आया तो वो अब खेती करने लग गए, उनकी लाइफ में डिग्निटी, इज्जत आई, और वो जो खतरा और वो जो फियर था वो अभी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रह सकते हैं और उनका घर अनाज और बाकी सब दाल वगैरह से लबालब भरा हुआ है। तो क्या वो डेवलपमेंट नहीं है? वो कच्चे घर में रह रहे थे, अभी उनका घर पक्का हो रहा है। अब वो बच्चे उनको वो अपने स्कूल में भेज सकते हैं, दे कैन अफोर्ड। अगर स्कूल पास में नहीं है तो वो बस वगैरह लेके वहाँ की वो फीस दे के वो बच्चों को भेज सकते हैं। वो हेल्थ केयर के बारे में सोचने लगे हैं, वुमेन अपने हेल्थ केयर के बारे में सोचने लगे हैं। वो हाइजीन, अपनी पर्सनल हाइजीन, आप जानते हैं कि वुमेन की पर्सनल हाइजीन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। हम तो हाइजीन बोतल बंद पानी में जिसमें कि लगातार जहर रिस रहा है, हाँ। उसको मानते हैं कि यही सही पानी। हाँ, नहीं, और उसमें भी और सबको जबरदस्ती दे भी रहे हैं। उसमें भी प्लास्टिक वो आपको मिलता है। तो पानी और विकास का ऐसे दुश्मनी नहीं है, पर इट एक्चुअली ड्राइव्स ट्रू डेवलपमेंट। तो आपको आपका विकास का मॉडल आपको सोचना पड़ेगा। डेवलपमेंट थ्योरी जो है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्योरी जो है, जो एसडीजी में है, तो उसको कैसे मिला करके हम पानी को देखें और पानी के लाने से वहाँ के जीवन में क्या परिवर्तन आया, इस पर थोड़ा सा बताएं। मुझे लग रहा है कि ये पूरी दुनिया ने विकास के अपने मानक और सूचकांक बनाए हैं, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो बहुत अभी हाल में ही आपने पढ़ा होगा कि चर्चा हुई कि कुल 15% ही हम हासिल कर पाए। जी। अब जब पूरी दुनिया में पानी का संकट, किसी भी सरकार ने ना किसी भी संगठन ने ये नहीं सोचा था कि क्लाइमेट चेंज का असर इतने जल्दी से आएगा दुनिया में, और उसका सबसे ज़्यादा असर जो होगा वो पानी के ऊपर होगा। अब स्थायी विकास के सूचकांक में, क्योंकि जब हम पानी को अकेले नहीं देखा जा सकता, उसके साथ कई घटक हैं जिसको हम वॉस कहते हैं, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। तीनों चीज़ों को अगर हम देखते हैं, और अब इससे भी बात आगे निकल गई, अब वो बात जो आगे निकल गई वो बात निकली कि इसमें अब आपको पर्यावरण को भी देखना पड़ेगा। तो ये सब जो एलाइड एक्टिविटीज़ टाइप की हैं वो सब चीज़ें मिल रही हैं। ऐसे में मुझे जो लग रहा है कि अब सरकारों के सामने और समाज के सामने, मैं एक उदाहरण दूँ, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन मिशन, जिसको सरकार लेके आई 2024 में। ये था कि हम सब घर में, हर घर नल जल पानी दे देंगे। उसको बढ़ा के 29 तक ले जाने की कवायद है। लेकिन क्या नदियाँ नहीं रहेंगी? क्योंकि हमने पूरी अपनी योजनाओं का जो जितना भी ताना बाना है वो हमने सरफेस वाटर पे चुना, हमने भूगर्भीय जल के दोहन को रोकने के लिए। अगर नदी नहीं रहेगी जहाँ से हमारा सोर्स है पानी का, तो हम इस पाइपलाइन में पानी कहाँ से आएगा? तो देखो, विकास के जो स्थायी मॉडल की जो कल्पना है वो, उसमें हमें सबसे पहले उसके केंद्र में जो रखना पड़ेगा वो हमें रखना पड़ेगा कि हम एक समग्र विकास कैसे करें। और समग्र विकास में जो गांधीयन थ्योरी है, जिस पे सबसे ज़्यादा कि ग्रीड और नीड, दो चीज़ों को अगर हमने देखा, अगर हम ग्रीड को देखेंगे तो निश्चित तौर से कभी भी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा पल्लवित नहीं हो पाएगी। हम यहाँ पर देखेंगे नीड है, और नीड के लिहाज से हम उसी तरह से कि हम खेती में क्या उगाएं, पानी को किस तरह से उपयोग करें। क्योंकि एक तरफ वो समाज है जो दिन में ये तय करता है कि कितने हज़ार लीटर पानी में उसको नहाना है, एक वो वर्ग है जो 2 बाल्टी के लिए संघर्ष करता है। तो इन दोनों के बीच में एक तारतम्य बनाना हमारे लिए ज़रूरी है। उसी से मुझे लगता है कि जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देना पड़ेगा, वाटर लिटरेसी को बढ़ावा देना पड़ेगा, तभी हमारी एक परिकल्पना साकार होगी। राजेंद्र भाई, सरकार ने तो काम किया, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नाम बदल करके फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट रख दिया, इससे फर्क पड़ा होगा? हमारी सरकारें रोज नाम बदलती रहती है, गांव के नाम बदलना, शहरों के नाम बदलना,
और मंत्रालयों के नाम बदलना। मुझे एक दिन बहुत खुशी हुई थी जब हमारे सरकार ने गंगा रिजुविनेशन नाम रखा था, पर वो गंगा को रिजुनेट नहीं कर पाए तो नाम बदल दिया, फिर अब उसका नाम गंगा रिजुविनेशन नहीं रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नाम बदलने से काम नहीं बदलते, नाम बदलने से काम नहीं होते। ये अच्छा लगता है कि भाई ये नाम बदल रहे हैं, बदलें, पर इन्हें काम करना होगा। जब ये कम्युनिटी पर, अपने इंडियन वोटर पर और अपनी इंडिया के लोगों पर और अपनी इंडिया के लोगों के ज्ञानतंत्र पर विश्वास करेंगे तो हमारे जो लोग हैं वो काफ़ी सारे काम अपने आप करने लगेंगे। आज हमारे लोगों को ये महसूस ही नहीं होता, उसको ये एहसास ही नहीं है कि वो खुद कुछ कर सकता है। तो आज मुझे ये लगता है कि हमारी सरकारों को अपने समाज को एहसास कराने की ज़रूरत है, और वो एहसास होता है ईमानदारी से। झारखंड में क्या वो एहसास होता है सदाचार से। झारखंड में करने की ज़रूरत है कि झारखंड का जो पानी सारा बह के जा रहा है बंगाल में और दूसरे राज्यों में, उस पानी को झारखंड के लोगों को, उनकी खेती को, उनको मिलना चाहिए। और उसको मिलने के लिए कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट झारखंड में शुरू होना चाहिए। जो झारखंड का पुराना ज्ञान है पानी के संरक्षण का, उस ज्ञान को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, उस ज्ञान को दोबारा से टटोलने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना कि झारखंड बड़ा भाग्यशाली है। झारखंड में विद्या भी बची है अभी थोड़ी बहुत, और भगवान का दिया हुआ पानी भी बचा है। इस पानी को यदि समेट लें और अच्छे पानी को गंदे पानी में ना मिलने दें, अच्छे पानी को अलग रखें, गंदे पानी को अलग रखें। अभी हो क्या रहा है कि जो शहरों का सुएज का पानी निकलता है, अच्छा, वो उसी नदी में डाल देते हैं और पूरी नदी गंदी हो जाती है, फिर उसको ठीक नहीं कर पाते। इनकी ताकत नहीं है। इसलिए सरकार को अब झारखंड में ये करने की ज़रूरत है कि झारखंड का जो पानी है वो झारखंड की ज़मीन पर इकट्ठा हो, झारखंड का जंगल बचाया जाए और झारखंड की ज़मीन बची जाए। झारखंड में बहुत संभावनाएं हैं जो सबको रोज़गार दे सकती है झारखंड की ज़मीन, पर सबको रोज़गार अडानी नहीं दे सकता, सबको रोज़गार अंबानी नहीं दे सकता। सबको यदि रोज़गार देना है तो हमारी ज़मीन दे सकती है झारखंड की, झारखंड का पानी दे सकता है। झारखंड की ज़मीन और पानी दोनों इतने ताकतवर हैं कि वो सबका ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि यदि ये ठीक से मेरे जैसे आदमी को भी बुला के कहें कि भाई आपको 5 साल के अंदर ये नदियाँ जिंदा करनी है, तो मैं झारखंड के लोगों से ही जिंदा करा दूंगा, झारखंड के लोगों से। लेकिन यहाँ की सरकार में ये प्रतिबद्धता चाहिए, और ये नदी को जिंदा करने का काम केवल समाज का और केवल राज्य का अकेले का नहीं है, ये काम साझा है। राज्य को भी करना चाहिए और समाज को भी करना चाहिए। जब ये दोनों मिलके करेंगे तो झारखंड पानीदार राज्य बन जाएगा, झारखंड जंगलदार राज्य बन जाएगा। झारखंड में क्लाइमेट चेंज, जिसको अब झारखंड के लोग कहते हैं कि हमारी धरती को बुखार चढ़ गया है और मौसम का मिजाज बिगड़ गया है, अब बेमौसम बारिश होती है, कब होगी, कितनी होगी, कुछ पता नहीं चलता किसी किसान को। तो यदि झारखंड के लोगों का भला करना है, एक नया थ्योरी आया ना, किसानों को क्लाइमेट के हिसाब से अपनी खेती करनी चाहिए, नया थ्योरी है। मैंने कहा ना, मैं 20-30 साल से बोल रहा हूँ कि झारखंड का किसान जानता था कि वो अपनी वर्षा का जो चक्र है, उस वर्षा के चक्र के साथ वो अपनी खेती बोए, अपनी फसलें बोए, और फिर उसको धरती से पानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिंचाई भी हो जाएगी और बुआई भी हो जाएगी। झारखंड के पास वो ज्ञान था कि बारिश के पानी के बाद बुआई करेंगे, फिर उसमें जो चक्र बदल रहा था वर्षा का, उसमें अपने आप सिंचाई हो जाती थी। झारखंड तो समृद्ध राज्य था, लेकिन जब से यहाँ ये जो बड़े बड़े विनाश का जो नया फार्मूला आया, और ये जो विनाश का फार्मूला लेके आने वाले बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने झारखंड की लूट कर दी है, और झारखंड इस वक्त लूट रहा है। और झारखंड की लूट में अब बादल आते हैं, रूठ कर चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि बादल कहाँ बरसेंगे, कहाँ नहीं बरसेंगे। इसलिए यदि बादलों को झारखंड की ज़मीन पे बरसाना है तो हरियाली बढ़ानी पड़ेगी। जैसे हमें बुखार चढ़ता है
तो मेरी माँ मेरे माथे पे पानी की पट्टी रखती थी। तो ऐसे ही झारखंड में जगह जगह पानी के छोटे छोटे जल संरचना बना के, तालाब जोड़, ताल पाल डोबे बना के जगह जगह पानी रोकने की जरूरत है। तो वो पानी की पट्टी हो जाएगी। अब जैसे डॉक्टर हमें पैरासीटामोल देता है ना बुखार में, तो धरती को पैरासीटामोल देने की जरूरत नहीं है, धरती को केवल हरियाली दे दो। तो जब धरती पे हरियाली बढ़ेगी तो एटमॉस्फेयर में से कार्बन का सिक्विस्टेशन करेगा वो, और कार्बन का सिक्विस्टेशन करके टेम्परेचर नीचे आएगा और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्राणवायु बढ़ जाएगी। सिंपल काम है यार, इसके लिए कोई झारखंड को रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, ये तो सिंपल साइंस है। पर इस साइंस को उपयोग लेने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता चाहिए और समाज की प्रतिबद्धता चाहिए। वो प्रतिबद्धता दिख नहीं रही है, इसलिए यहाँ आने वाले बादल बिना बरसे रूठ कर चले जाते हैं। इंदिरा जी, पानी और मैं forest का क्या संबंध मधुकर है? जी मैं थोड़ा सा हाँ, पानी, दूसरा सवाल भी ले लीजिए, फिर आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। पानी और फॉरेस्ट का क्या, जंगल और पानी का क्या संबंध है? पहले मैं जो आपने पूरा कर लीजिए। सॉरी, जो आपने संजय से क्वेश्चन पूछा एसडीजी और पानी को लेकर, अगर आप सारे एसडीजीज देखेंगे और उन्होंने कहा कि जो जितने हमको अचीव करना था उससे हमारी प्रोग्रेस कई गुना नीचे है। अगर हम पानी को देखेंगे तो बाकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, पानी उन सबका फाउंडेशन है। अगर आप जेंडर ले लें, एजुकेशन ले लें, जस्टिस ले लें, ओशंस ले लें, क्लाइमेट एक्शन ले लें, तो सबका फाउंडेशन है। अब देखिए, ये पिछले कोविड के टाइम से पहले से ये जो सेक्रेटरी जनरल रहे हैं यूएन के, वो बार बार बोलते रहे हैं कि सुधर जाओ, अभी क्लाइमेट चेंज के को एड्रेस करना पड़ेगा, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। कोई कंट्री ने उनकी बात नहीं सुनी। आप जानते हैं इस सिचुएशन में अगर आप ग्लोबल पॉलिटिकल लीडर्स को देखें तो उनके प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। दो जगह तो विश्व में युद्ध चल रहा है। लोग अब आज भी हमारे जो वर्कशॉप थी उसमें किसी ने बताया कि सब आर्म्स रेस और आर्म्स प्रोडक्शन रेस में लगे हुए हैं। और ऐसे टाइम में जो ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स हमारे पूरे वर्ल्ड के सामने है, जैसे क्लाइमेट चेंज, जैसे रेफ्यूजीज जो भाई जी ने बात करी, वो सब कोई पॉलिटिकल लीडर उसको हाथ लगाना नहीं चाहता। इन्होंने कहा, इन्होंने इतने 100 से ऊपर 127 देश की यात्रा करी और क्लाइमेट रेफ्यूजीज को देखा, पर अभी जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी पानी की समस्या हो रही है, वहाँ पे भी डिज़ास्टर की समस्या हो रही है, वहाँ पे भी गवर्नमेंट को अपने सिटीजन्स पे पैसा खर्चना है। तो ये आप बाकी लोग जो उनके देश में भर के आएंगे वो उनका क्या कर पाएंगे वो, अगर वो करना भी चाहें तो इसका सल्यूशन यही है कि हम अपने हाथों में अपनी फ्यूचर लें। और जैसे गांव वालों में, दोनों बुंदेलखंड में और राजस्थान में और कई जगह इस देश में लोगों ने समझ के अपना ज्ञान लेके पानी का प्रबंधन किया, वर्षा के पानी को रोका और बाढ़ और सुखाड़ से उनको रेजिलियंस मिला। इस साल आप जानते होंगे कि 70 से ऊपर स्टेट्स कंट्रीज़ में इलेक्शन हुआ और मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा, पानी का मुद्दा, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको सीरियसली लिया। कोई न्यूज़पेपर बोलता है कि ऋषि सुनक इसलिए हारा क्योंकि उसने क्लाइमेट एक्शन के अगेंस्ट कुछ कदम उठाए। उसने कई जो साइंटिस्ट थे उनको अरेस्ट भी किया, उसने नए पाइपलाइन, नए गैस एक्सप्लोरेशन वगैरह वो सब भी किया। तो वो अभी न्यूज़पेपर का वो पर्सपेक्टिव है, पर कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं है जो इन चीज़ों को ठीक से समझा और एक्शन ले रहा है। इसलिए जो ये मॉडल हमारे देश से निकले हैं और जो भाई जी कहते हैं अगर हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो यही डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी बेस्ड रेन वाटर कंजर्वेशन इज़ द आंसर। आपने एक प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न भूल गई, वो क्या था? हम आते हैं फिर आपके पास, थोड़ा संजय से बात करते हैं। संजय जी, नदियों को जिंदा करने के लिए जो बार बार आप भी कह रहे हैं, राजेंद्र जी भी कह रहे हैं, क्या और कैसे क्या काम करना पड़ता है? सबसे पहले तो सरकार को कैसे मनाए, प्रशासन को कैसे मनाए, देखो, सबसे पहले तो ये है कि नदी के किनारे के समाज को नदी से जोड़ना पड़ता है। और अगर समाज में ये एक आम सहमति बन जाए कि हमें अपनी नदी को पुनः उसी परिस्थिति में लाना है, उसको वर्ष पर्यंत सदावाहिनी बनाना है, तो सबसे पहले नदी के किनारे के समाज को एक मजबूत नदी घाटी संगठन बनाना पड़ता है। फिर नदी के जो मुद्दे हैं उनका चिन्हांकन और नदी की ज़मीन का चिन्हांकन। तो नदी की ज़मीन का चिन्हांकन करते हैं जिसको हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन। और इसके बाद एक जिसको कहा जाए कि एकदम
सच्ची और पक्की कार्य योजना लेके अगर हम सरकार के पास जाते हैं तो मुझे लगता है कि सरकार भी उसमें सहयोग करती है, चाहे वो मनरेगा से करे या 15वें वित्त आयोग से करे या और अन्य सरकार के जो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है उनका हिस्सा बन सके। यहाँ तो MDF है ना, मिडिल डेवलपमेंट फंड है, डिस्ट्रिक्ट हाँ, हर जगह है, हमारे बुंदेलखंड में भी है, हर कलेक्टर ही उसका मालिक है, कलेक्टर ही मालिक है, उसका उपयोग हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण वो फंड है कि नहीं, नक्सल इलाकों में जो डेवलपमेंट के लिए आया था 50 करोड़ रुपए हर डिस्ट्रिक्ट को, पता नहीं वो फंड है कि नहीं, मुझे नहीं पता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज खड़ा हो और समाज के साथ साथ फिर हम नदी के काम करने के लिए थोड़ा सा हमें वैज्ञानिक समझ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर नदी का काम कर रहे हैं तो हमारे साथ अगर कोई एक हाइड्रोलॉजिस्ट है, अगर कोई एक भूविज्ञानी है और ख़ास तौर से, तो हमें और भी मदद कर सकता है कि हमारी परिस्थिति को ठीक करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है समाज का खड़ा होना और फिर सरकार का साथ पे आना। फिर हम बात कर रहे हैं सिविल सोसाइटी के जो विभिन्न हितग्राही हैं, अदर स्टेक होल्डर हैं, वो भी एक उसका हिस्सा बनते हैं, तो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। राज भाई, ये नीर, नारी और नदी, ये क्या कंसेप्ट है आपका? भारत जब तक अपने भगवान को जानता था, भय से भूमि, गय से गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि और न से नीर, ये जो भय गे वे आ ने, इस भगवान में जो नीर है, नीर को जीवन माना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक तरह का जीव का रचयिता है, निर्माता है। तो नीर माने जीवन, नारी माने जननी, जो हमें जन्म देती है। नारी के बिना तो ना पेड़ पौधों का जन्म हो सकता, प्रकृति के बिना, प्रकृति नारी है, और स्त्री के बिना मेरा जन्म नहीं हो सकता। तो नारी जो है वो मनुष्य को बनाती है, प्रकृति हमारे पेड़ पौधे और धरती को बनाती है। तो ये जो स्त्रीलिंग है उसको हम नारी कहते हैं, जो भी जन्म देती है, जननी। और नदी, इस दुनिया की कोई सिविलाइजेशन नहीं है जो बिना नदी के हुई हो। तो भारत के लोग नीर, नारी, नदी को नारायण मानते थे। ये जो भारत के लोगों का अपना ज्ञान था, नीर, नारी, नदी, नारायण है, इसका मतलब था कि ये तीनों हमारे रक्षक संरक्षक हैं, ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे नारायण हैं। इसलिए हमारे मन में उनके प्रति बहुत आदर था, आज नहीं बचा। तो जब से ये आदर हमारा कम हुआ, तब से हमने अपनी सिविलाइजेशन, अपनी कल्चर और जो हमारी एक स्पिरिचुअल ऊंचाइयां थी, वो सब खत्म होने लगी। इसलिए नीर, नारी, नदी का जो विचार है वो दोबारा प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। हमें पानी के प्रति सम्मान देना पड़ेगा, हमें स्त्री के प्रति, प्रकृति के प्रति सम्मान देना पड़ेगा, और नदियों के प्रति सम्मान देना पड़ेगा। तब हम दुनिया में फिर से गुरु बन सकते हैं। हमें नीर, नारी, नदी, नारायण है, नारायण है, नारायण है, नारायण है, ये 4 बार बोलना पड़ता है, और ये 4 बार बोला जाता था। इसलिए ये जो नीर, नारी, नदी का विचार है, ये दुनिया में हमें फिर से आगे ले जा सकता है। हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कभी गुरु नहीं बन सकते। तुम्हें बुरा लगता हो तो लगे, या सरकार को लगे तो लगे। हम गुरु बन सकते हैं अपने विद्या में, अपने ज्ञान में, अपने हाथ से, मेहनत से काम करने के कौशल में और दक्षता में और क्षमता में। इसलिए हमें वो अवसर मिलने चाहिए, वो आज़ादी मिलनी चाहिए। वो आज़ादी आज हमें नहीं है। अरे आपको मालूम है, मैंने जब 50 साल पहले ये काम शुरू किया था, तब मेरे खिलाफ कितने सारे मुकदमे हो गए थे। और मैं कर क्या रहा था? मैं केवल जो बारिश का पानी था उसको रोकता था। सरकार कहती है तो बारिश का पानी हमारा है। अरे मैंने कहा, सरकार तू बारिश का पानी बनाती है क्या? ये तो प्रकृति ने बनाया हमारे लिए, और हमने तो अपनी ज़मीन पे बरसने वाला पानी रोका है। तो मेरा कहना ये है कि हमारी सरकारों में जो कानून है, वो कानून प्रकृति और मानवता, इन दोनों का सम्मान नहीं करता। नीर, नारी, नदी, जो नारायण है, नारायण है, नारायण है, ये प्रकृति का और मानवता का, दोनों का सम्मान करती है। इसलिए भारत को यदि दुनिया का गुरु बनना है तो प्रकृति और मानवता का सम्मान करके बन सकता है। हाँ, झारखंड एक समृद्ध राज्य है और दुनिया के समृद्ध राज्यों में से एक राज्य है। सिर्फ भारत का ही नहीं, झारखंड इतना समृद्ध है। झारखंड की समृद्धि प्रतिष्ठा के साथ बनी रह सकती है
अभी भी भरपूर गुंजाइश है, भरपूर संभावना है। जो एक्सपर्ट पैनल ने कहा, झारखंड को जितना ये जानते हैं, झारखंड घूमने के बाद जो इनका एक्सपीरियंस पूरे देश दुनिया का है, उसके बारे में बताया कि झारखंड को अभी भी बचाया जा सकता है। अगले 30 से 50 सालों तक के लिए कम से कम गारंटी हो सकती है कि झारखंड को बचाया जा सकता है और बगैर पैसे खर्च किए लोगों के कुओं में पानी जा सकता है, नदियों से पानी लोग ले सकते हैं, हमारे झरने फिर जिंदा हो सकते हैं, हमारी नदियाँ फिर जी सकती हैं। इसी उम्मीद के साथ कि समाज और राज्य मिल करके नदियों को बचाने, नदियों को विकसित करने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। जोहार जोहार, जोहार जोहार। नमस्कार। आपने धन्यवाद। अच्छी